किस तरह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ये पूरा फेरबदल करके दिखा दिया, टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम कर दिया और इसीलिए इसे ऐतिहासिक जीत भी बताया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अभी विश्वास नहीं हो पा रहा होगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है सर आपका, और सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर ये भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि अरोड़ा जी, सबसे पहले आपका विश्लेषण बीजेपी के इस चमत्कार पर, बंगाल में ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ममता बनर्जी का किला ढहाने में बीजेपी किन किन फैक्टर्स के आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर इस बार कामयाब हो पाई? आजादी के बाद पहली बार बंगाल की धरती पर कमल सरकार। जी बिल्कुल, पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाई जाती थी, किस प्रकार से खासकर सीपीएम की जब हम बात करें तो आपको याद होगा एक दौर था जब बांग्लादेशियों को किस प्रकार से घुसपैठ कराई गई, उसके बाद उनको वोट बैंक बनाया गया और एसआईआर होने के बाद उन सब पर नकेल कसी गई। नकेल कसने में खासकर बहुत बड़ी भूमिका रही एसआईआर की, क्योंकि उससे स्पष्ट हो गया कि देश के नागरिक कितने हैं, किनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बंगाल की जनता ने जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, जिस मैं समझता हूं जो वोट प्रतिशत बना वो एक आंधी थी। आंधी इस बात की थी कि किस प्रकार से वहां की जनता एक बदलाव चाह रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि सीपीएम के समय में भी कई दशकों तक उन्होंने शासन किया और यही तैयारी टीएमसी कर रही थी। बिल्कुल यही तैयारी टीएमसी कर रही थी लगातार। उसी वोट क्या था, क्योंकि वहां पश्चिम बंगाल के अंदर तो पुलिस के पास ज्यादा ताकत नहीं देती वहां की सरकार, वहां पर ताकत दी जाती है क्लब कैडर को। चाहे आप दीघा से लेकर दार्जिलिंग तक चले जाइए, आप बीरभूम से शुरू हो जाइए, आप रायगंज तक चले जाइए, तो हर तरह से वहां पे क्लब कैडर बने होते हैं। उन क्लब कैडर में जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं उनको बहुत सारी अथॉरिटी से रखी होती है और वो सब फैसले, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। ऐसे में उनको भेद पाना आसान नहीं था भाजपा के लिए, लेकिन भाजपा ने ना सिर्फ उसे घेरा बल्कि यह बहुत अचंभित है कि इतने बड़े वोट प्रतिशत के साथ भाजपा ने मेहनत की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि टीएमसी का जो कोर वोटर था वो उससे कैसे छुटक गया? जी मैं आपको यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको बंगाल में सत्ता में आना है तो वो जो कोर वोटर है जो कभी सीपीएम का हुआ करता था उसने सेंध लगाई टीएमसी में और अब वही कोर वोटर लगा रहा है भाजपा में। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता में आने के लिए यह समझने वाली बात है तो उस कोर वोटर के बिना आप सत्ता में नहीं आ सकते। और उसी के दम पर लगातार जिस प्रकार से ममता दीदी भड़कती थी, जिस भाषा शैली का इस्तेमाल करती थी और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो शब्दों का इस्तेमाल करती थी, वो वही कोर वोटर था। लेकिन उस कोर वोटर में भाजपा ने ना सिर्फ सेंध लगाई बल्कि यह समझाने में भी कामयाब रही कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की जो राजनीति भाजपा ने वहां पे की वो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब होती नजर आ रही है। क्योंकि यह तो तय था कि मुसलमान जो पश्चिम बंगाल का था वो कभी भाजपा को वोट नहीं देगा। लेकिन पोलराइजेशन तो देखिए टीएमसी भी करती आई है, ममता बनर्जी भी करती आई है, तो टीएमसी का पोलराइजेशन का खेल कैसे फेल हो गया सर? जी बिल्कुल, देखिए एक लंबे समय से ममता दीदी से जो उम्मीदें थी, जब ममता दीदी सत्ता में आई थी तो पश्चिम बंगाल के लोगों को लगा था कि एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेकिन उसके बाद समय जैसे जैसे समय बीता ये वही सब काम होने लगे जो कभी सीपीएम किया करती थी। एक बड़े बदलाव की मांग वहां पे लगातार बढ़ रही थी और खासकर जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, उस चीज को भाजपा ने बड़े अच्छे से भुनाया और जो मुद्दे जो वादे उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से किए हैं, क्योंकि आप समझिए अगर भाजपा सत्ता में आती है तो जितनी भी कंपनियां वहां पे अपना दायरा बढ़ाना चाहती हैं उनको एक नई जमीन वहां मिल सकती है। मतलब साफ है, आपको याद होगा कि किस प्रकार से नंदीग्राम में टाटा के प्रोजेक्ट को पूरा खत्म कर दिया गया। आज जरूरत थी बंगाल में बड़े बदलाव की, ये वहां की जनता समझ चुकी थी। शायद यही कारण रहा कि आज भाजपा वहां पे इतने बड़े बहुमत से आ रही है। जी ठीक है, सुशील वकील साहब, बंगाल में बीजेपी की ये जीत कितनी बड़ी जीत, कितनी स्पेशल जीत, खास तौर पर अगर मैं बात करूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, बंगाल उनकी भूमि रही है
और जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की नींव रखने का काम किया, आज क्या ये जीत एक तरीके से बीजेपी ने उनका कर्जा उतार कर दिया? बिल्कुल शिल्पा जी, ये जो देख लीजिए, ये श्यामा प्रसाद जी की मातृभूमि पे जो आज हुआ वो ऐतिहासिक है। पहली बार बीजेपी खुद सरकार बना रही है वेस्ट बंगाल में। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो ममता जी ने पिछले 10 साल में ध्रुवीकरण वहां का किया, बांग्लादेश से लोगों को, म्यांमार से लोगों के बुला बुला के वहां पर सेटल कर दिया, उनके आधार कार्ड बनाए, पैन कार्ड वगैरह बनाए, उनके वोट बना दिए। ये जो बीजेपी का जो आज इतना चमत्कार है, ये उसी की जो वो चाहती थी गजवा है बंगाल बनाने का, उसी का नतीजा है। नहीं तो आप देख लीजिए पिछले जो इलेक्शन थे 2021 में, जो कोलकाता की प्रेसिडेंसी है जहां पर मैक्सिमम 108 से ज्यादा सीटें हैं, और प्रॉपरली कलकत्ता में बीजेपी को उस टाइम 2021 में 17 की 18 सीटें मिली थी। बाकी 87-88 सीटें जो थी ममता दीदी को मिली थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, पहली बार वहां बीजेपी ने जब पूरा 1 साल से कैंपेन चलाया, पहली बार बीजेपी इसकी वजह से हिंदू वोट जो है कंसोलिडेट हो गया। बंगाल में 35% मुसलमान है, 75% हिंदू है। पहले इलेक्शनों में क्या होता था? पहले होता था ऐसा कि 75% हिंदू वोट जो था वो डिवाइड होता था। आधे से ज्यादा ममता दीदी को देते थे, आधे से ज्यादा देते थे बीजेपी को। ममता दीदी को क्यों देते थे? जो वो हर बार बंगाली अस्मिता की बात उठाती थी, मैं बेटी बंगाल क्यों, मानुष वगैरह करके। लेकिन लोगों को इस बार पहली बार पता चला कि ऐसा जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि बंगाल की जो हालत है आप देख लीजिए। अच्छा सर, इसमें क्या ये भी फैक्टर इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का पूरा जो संघर्ष रहा वाम दल के खिलाफ, और जब से वो सत्ता में यहाँ पर आई है, उन्होंने जिस तरह से जनता के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करते हुए उनकी मसीहा बनकर जिस तरह से वो उभरी थी, तो उनका जो पूरा संघर्ष, उनका जो पूरा का पूरा स्ट्रगल रहा, क्या इस बार युवा वोटर्स ने कहीं ना कहीं खेल कर दिया? युवा वोटर्स ने उनके उस संघर्ष को नहीं देखा, वो बदलाव चाहते थे, क्या उसका ये नतीजा? देखिए शिल्पा जी, आजकल जो देश में इलेक्शन की ट्रेंड चल रही है, या तो युवाओं के साथ कोई, युवाओं की मदद से कोई पार्टी जीती, या महिलाओं की वजह से। यहाँ दोनों चीजें बीजेपी के हक में गए। आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में कितनी बेरोजगारी है। क्योंकि कारण ये है, जैसे हमारे सहयोगी ने भी बता दिया, कलकत्ता की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी, एक टाइम ऐसा था बंगाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माना जाता था। बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रिटानिया जैसी कंपनी वहां से चली गई, टाटा आया था वहां फैक्ट्री लगाने, उनको लगाने नहीं दी। इतनी बर्बादी हुई क्योंकि सरकार में अगर नौकरियां देंगे, कितनी नौकरियां निकलेंगी? बिल्कुल। जो हर स्टेट में जो मैक्सिमम नौकरियां निकलती वो प्राइवेट सेक्टर में निकली। पिछले 10-15 साल से वहां कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुई। ममता जी के जो कितने भी जो मंत्री वगैरह थे करप्शन में लिप्त हुए थे, उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जो है, वो कहते हैं उसको काटमनी मिलती थी। जो भी कोई ठेका होता था, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसको काटमनी जाती थी। उसके बाद जो महिलाओं पे कितना अत्याचार हुआ, चाहे संदेश खाली में ले लीजिए, कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, रेप हो गए, बाकी हो गए। और इसलिए लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, खासतौर पर महिलाएं कनेक्ट नहीं कर पाई कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, ठीक है ममता बनर्जी ने कितनी भी लाठियां खाई हो, कितने भी धरने पर वो बंगाल की जनता के लिए बैठी हो, लेकिन अब समय बदल गया है। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको नौकरी चाहिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो रोजगार की बात करते हैं, वो परिवर्तन की बात करते हैं। रवि अरोड़ा जी, आप सुशील जी की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार ममता बनर्जी के पैरों तले से जमीन खिसकाई तो उसके पीछे दो फैक्टर्स, एक युवा और दूसरी महिलाएं? जी बिल्कुल शिल्पा जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि सच्चाई यही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर यह जो बदलाव होने जा रहा है, इसको करना इतना आसान नहीं था। जब तक वहां पर लोकल सपोर्ट ना हो, जब तक युवा साथ नहीं होंगे, जब तक महिलाएं साथ नहीं होंगी, और खासकर सबसे बड़ी बात, जब तक हिंदू साथ नहीं होगा। आपको स्पष्ट बता दूं मैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर इन चुनावों को जीत कर कहीं ना कहीं भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि हिम्मत मतलब मदद है खुदा। जब कोई हिम्मत करता है तो उसको भगवान भी उसकी पूरी कायनात उसकी मदद में लग जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर
सीपीएम और टीएमसी के अलावा किसी का आना मैं समझता हूँ बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। क्योंकि आप समझिए, आपको बीरभूम से शुरू हो जाइए, आप आगे मालदा, मुर्शिदाबाद, धुलियान, औरंगाबाद, आपका जितना भी बहरामपुर, कूच बिहार, इस्लामपुर, ये जितनी पूरी बेल्ट है, ये पूरी बांग्लादेशियों की बेल्ट है, यहाँ तक कि रायगंज तक, तो पूरा जो क्षेत्र है पूरा बांग्लादेशियों का बताया हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल का पूरी तरह से जो है इसलिए बताया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक वहां खड़ा किया जा सके। यानी कि ममता बनर्जी कितनी भी चिल्लाती रहती थी कि भाई ये तो बाहरी लोग हैं और ये बाहर से आकर पैराशूट एंट्री कर लेते हैं, बंगाल के लोगों के दर्द को भला ये क्या समझे, यहाँ के मुद्दों को भला ये क्या समझे, क्या बीजेपी चुपचाप अंदर घुसकर अपनी तैयारी को लगातार ग्राउंड जीरो पर पुख्ता करती रही? उसी का आज ये नतीजा इन आंकड़ों के जरिए हम देख पा रहे हैं सर। चूंकि 2011 में बीजेपी 0 पर थी, 0 से 3, 3 से 77 और 77 से उसके बाद आज यहां तक पहुंचना, ये भय से भरोसे तक का ये सफर, सर क्या इसके पीछे यही वजह रही कि चुपचाप अंदर खाने घुस के वो काम करती रही और आज ये बम फोड़ा है बीजेपी ने? बिल्कुल शिल्पा जी, अभी आप कुछ समय पहले बता रही थी कि किस प्रकार से ममता बनर्जी के संघर्ष की बात हो रही थी। मैं समझता हूँ यह संघर्ष भाजपा का था, जिस संघर्ष के बलबूते वही सत्ता में आई है, क्योंकि इतना आसान नहीं था वहां पर सत्ता में आना। और यह साबित कर दिया भाजपा ने कि उसने प्रयास ही नहीं किया, उसने मेहनत की है, जमीन पर ग्राउंड जीरो पर मेहनत की। और सबसे बड़ी बात, जो करप्ट कैडर था उसको सेंधने में कहीं ना कहीं भाजपा ने कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बंगाल की पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि वहां पर कभी भी आप जाइए तो वहां पे आपको सरकारी तंत्र से पहले आपको राजनीतिक तौर पर जो है समर्थन चाहिए होता है, बिना उसके आप वहां पे एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे में वहां पर सत्ता में आने के लिए पूरे उसको कैडर वोट को तोड़ना बहुत जरूरी था, यह भाजपा समझ चुकी थी। और पिछले मैं समझता हूँ वर्षों से लगातार इस पर ना सिर्फ भाजपा काम कर रही थी, मुद्दों को बनाया गया और भुनाया गया, यह बहुत बड़ी बात थी। और अपने आप में यह बात मैं समझता हूँ ममता बनर्जी भी नहीं सोच पाई होगी कि उसके घर में सेंध ममता बनर्जी तो हल्ला मचाती रही, ममता बनर्जी तो हल्ला मचाती रही। यहाँ पर बीजेपी ने एक कहावत को यहाँ पर साबित कर दिखाया कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी जीत, आपकी सफलता हल्ला मचा दे। और क्या सुशील वकील जी, बीजेपी के द्वारा यही किया गया? उसके बाद रवि जी आऊंगी मैं आपके पास। देखिए शिल्पा जी, ये आज की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है कि बीजेपी ने वहां तैयारी शुरू की। सर मुझे लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करिएगा, 2016 के बाद लगातार अमित शाह का बंगाल की धरती पर पहुंचना, वहां पर जाकर नेताओं के बीच में उनको स्ट्रेटेजी समझाना, उनको मेहनत करवाना, क्या अब जाकर 10 सालों की मेहनत के बाद बीजेपी को ये मिठाइयां चखने का मौका मिल रहा है? देखिए शिवाजी, आपको पता होगा अमित शाह जी पिछले 2 साल से वहां रोज आते जाते हैं, हर महीने आते जाते हैं साम लेने के लिए। हाँ। उन्होंने सबसे पहले क्या 2 चीजें की है। एक जो पोल बूथ मैनेजमेंट है, अपने वर्कर्स को समझाया कि पोल में वो जो बूथ्स वगैरह है वो कैसे मैनेज करने हैं। वो सारे बंगाल में जितने डिस्ट्रिक्ट वगैरह वहां पर बीजेपी के कार्य उन्होंने बना दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल में कोई भी बंदा जो होता था वर्कर, वो टीएमसी के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, वो काम करता है, उसको वहां पर मारधाड़ की जाती थी, काटा जाता था। हाँ। यहाँ तक कि औरतों को कहते थे अगर हम वोट नहीं दोगे तो हम रेप करेंगे या आपके बच्चों को मारेंगे। उसका बीजेपी ने पूरी तरह संज्ञान लिया कि इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए। आप देख लीजिए, सबसे पहले अमित शाह जी ने क्या किया, उन्होंने जो बंगाल के नौजवान है और जो उनके अपने सबको या वर्कर्स है, उनमें पहले ये कर दिया कि आप देखो इस बार पहली बार भाई डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके साथ अटके हैं, आपके साथ सिक्योरिटी फोर्स सारे रहेंगे, तो आपको डरना नहीं है। उस वजह से वो डर उनमें निकल गया, वो सामने आ गए, उन्होंने ओपनली बीजेपी का प्रचार कर दिया। नहीं तो आज तक क्या हुआ, हालांकि कोई इलेक्शन कमीशन का कोई धन्यवाद नहीं करता। ये देख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम 50 साल में हो गया कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए। देखिए, जो भी विपक्ष में होगा वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाएगा ही, ईवीएम के ऊपर उंगली उठाएगा। वो तो सर एक तरीके से, हाँ बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ। छोटी मोटी झड़पें होगी, लेकिन एक भी जान देगी। आपको याद होगा 2021 में जब वहां के विधानसभा इलेक्शन हुए,
क्या 98 खूनी लोगों की संग्राम जाने हुआ गई था, थी। बिल्कुल याद है सर। उससे पहले ऐसे में 250 इलेक्शन लोगों कमीशन की को जाने धन्यवाद गई दिया थी। जाना चाहिए सर। बिल्कुल, जिस हिसाब से वो क्या हुआ, 700 कंपनियां वहां भेजी गई। हाँ। अब अमित शाह जी का भी देख लीजिए विजन कितना है। उन्होंने कहा कि अगर चाहे जीते हम या हारे, लेकिन जो 300-400 कंपनियां वो बंगाल में 2 महीने के लिए और रहेंगी, क्योंकि उनको ये अंदेशा था कि बंगाल में अगर ममता जी जब हारेगी तो फिर भी ये हो जाएगी, वायलेंस हो जाएगी। अगर हम जाएंगे फिर भी वायलेंस हो जाएगी। और ताकि उनके वहां जो वर्कर थे उन्होंने कहा अगर हम हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी, हमें यहाँ काटेंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। उनका विश्वास भी दिलाने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने के लिए और भी बैठेगी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की 300-400 कंपनियां। ठीक है। ये अमित शाह जी का और मोदी जी का ये विजन है। आप उसके अलावा देखते हैं मोदी और वो जी ने भी कहते हैं ना सामने सर, कितने चक्कर मेहनत, मार किया। बिल्कुल सर आपकी बात सही है। और वो कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल उसका बिल्कुल, फल बिल्कुल। मिलता है। और चुपचाप बिल्कुल। मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी आपके चरण छुएगी, और आपके चरण चूमेगी। और बिल्कुल। ऐसा ही बीजेपी के साथ हुआ। लेकिन सर देखिए, एक बीजेपी की बहुत बात एक हुई, चीज टीएमसी में की बहुत बात हुई। सर अब मैं थोड़ा सा जरा कांग्रेस पर आना चाहूंगी। कांग्रेस हमेशा से सरेंडर मोड में क्यों रहती है सर? और इंडिया ब्लॉक का केंद्र में बनना क्या यहां पर बंगाल में कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर गया? देख लीजिए, कांग्रेस का जो बाकी स्टेटों में भी देख लीजिए, केरला के बगैर जो कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया। हाँ। आप देख लीजिए, अधीराज रंजन कांग्रेस के जो वहां पर लड़ रहे थे इलेक्शन, हाँ। वो इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी जी का फोन आएगा या राहुल गांधी जी मेरे को यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आएंगे। वहां देख लीजिए, तमिलनाडु में भी उनका डीएमके के साथ ही था, वो स्टालिन को वहां नहीं गए प्रचार करने के लिए। आसाम में जो ये तरुण गोगोई उनका है, जो उनको बड़ी शिकस्त मिली वहां पर, वो बेचारा इंतजार कर रहा था खाली यहाँ प्रियंका गांधी की जगह थी, उसने वहां पर स्पीच वगैरह किया। हाँ। पहले क्या होता था आप देख लीजिए, उसके मुताबिक देख लीजिए आप वेस्ट बंगाल में बीजेपी का जो स्टार कैंपेनर है वो योगी आदित्यनाथ जी है। वो जब वहां गए, फायरी भाषण उसने किया, बड़े उसने ऐसा माहौल बना दिया कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, जो टीएमसी के गुंडे हम उनको लटका देंगे सड़कों पे। ऐसे जोश उन्हें लोगों में भर दिया, उसका फायदा मिल गया। अब कांग्रेस की बड़ी प्रॉब्लम है कि कांग्रेस तो कोई कैंपेनर ही नहीं है। या तो एक जगह भाई जाता है, दूसरी जगह बहन जाती है। आप बताइए कांग्रेस में कौन सा वो बड़ा नेता रहा? अच्छा नहीं सर, आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये लोग बार बार कहते हैं कि भाई देखिए, दिल्ली छोड़कर, गृह मंत्रालय छोड़कर अमित शाह वहां पर जाकर 15 दिनों से डेरा डाले बैठे। मैं लौटेंगे सर आपके पास, इस बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर काउंटिंग रुक गई है। काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी पहुंची, थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। शुभेंदु अधिकारी भी काउंटिंग सेंटर पर ही मौजूद है। तकरीबन 1.5 घंटे से वहां पर काउंटिंग रुकी हुई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी भवानीपुर सीट से सामने आ रही है। भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट, यहाँ पर सीधा सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी के साथ। और ऐसे में काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी की खुद की वहां मौजूदगी, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। और अंदर खाने से फिलहाल ये जानकारी बीच में आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब ये क्लियर हुआ है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पिछले 1.5 घंटे से वहां पर वोटों की गिनती रुकी हुई है, वहां पर काउंटिंग रुकी हुई है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं चर्चा का, और इसी बीच चर्चा का रुक करें, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। राजभवन पहुंची ममता बनर्जी। काउंटिंग सेंटर पर ममता बनर्जी के होने की जानकारी सामने आ रही थी। फिलहाल ये एक और ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रही है कि ममता बनर्जी से बीच राजभवन पहुंच गई है। मैं सुशील जी आपसे समझूंगी, ये किस तरह की हलचल है? उधर काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग रुक जाना, पिछले 1.5 घंटे से काउंटिंग वहां पर भवानीपुर सीट पर रुकी हुई है, इधर ममता बनर्जी का राजभवन पहुंच जाना। देखिए शिल्पा जी, 19 तारीख को जब 29 तारीख को जब इलेक्शन सेकंड फेज खत्म हो गया, ममता जी को अपनी जगह अंदेशा था कि उसकी पार्टी पीछे जा रही है, वो जीतने वाली नहीं है। वो तब से हद से ज्यादा बौखला गई है। एक दिन वो भी 4 घंटा बैठ गई स्ट्रांग रूम में। हाँ। यहाँ देख रही हूँ कि कोई टेम्परिंग ना करे। आज उन्होंने फिर स्टेटमेंट दिया वहां जाके कि मेरे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे वोट काटे जा रहे हैं, मेरे वोट गिने नहीं जा रहे हैं। ये जो यह सारी फ्रस्ट्रेशन दिखा रही थी कि एक टाइम ममता जी को कलकत्ता की शेरनी कहने वाली लेडी, जो उन्होंने बड़े संघर्ष किया था, बड़े सड़कों पे डंडे खाए, बाजी किए,
आज उनको इस चीज का एहसास नहीं लग रहा है कि सरकारें आती है, सरकारी जाती है, लेकिन उसका ये बौखलाहटपन होना, फिर ये उसका जो वो क्या कहते हैं भतीजा है, वो लोगों को ऐसे कह रहा है, आई विल फिक्स यू इफ यू डो नॉट वोट फॉर अस, कि हम आपके साथ हिसाब करें, हम आपको देखेंगे अगर हम वोट नहीं देख दोगे। लेंगे, हाँ। यहाँ तक कि जो बांग्लादेश से नागरिक आए हैं उनको ये कह रहे हैं अगर वोट देने सारे हिंदुस्तान से नहीं आओगे बंगाल, तो हम आपकी नागरिकता खत्म करवा देंगे, और जो सेवाएं हम आपको दे रहे हैं, चाहे 1500 रुपया खाना पीना, वो बंद कर देंगे। यहाँ तक कि सारे हिंदुस्तान से जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं या बंगाली लोग हैं मुसलमान, वो बंगाल चले गए हैं। यहाँ तक ये बौखला गई है कि रोज स्टेटमेंट चेंज कर रही है, फिर कभी मोदी जी के ऊपर वार कर रही है, कभी अमित शाह बिल्कुल को कह रहे हैं विश्वास नहीं हो पा रहा होगा, और इसलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट। चलिए सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। रवि अरोड़ा साहब, आपको क्या लग रहा है, ये किस तरफ इशारा करता हुआ? एक तो भवानीपुर सीट पर जो काउंटिंग चल रही थी वो पिछले 1.5 घंटे से रुकी हुई है, काउंटिंग सेंटर छोड़कर ममता बनर्जी का राजभवन पहुंचना, किस तरफ इशारा? जी शिल्पा जी, भवानीपुर सीट बहुत हॉट सीट है, खासकर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी आमने सामने है। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी इस समय बहुत बौखला चुकी हैं। अब उनको स्पष्ट लग चुका है कि वो सत्ता से बाहर जा रही है। ऐसे में क्योंकि आप समझिए जो उन्होंने डिसीजन ले रखे हैं, जो पहले उन्होंने डिसीजन लिए होंगे, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनमें घबराहट भी होगी, क्योंकि आने वाले टाइम में कई ऐसे घोटाले सामने देश के आ सकते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने जो शासन किया उसमें कहीं ना कहीं एक जो है किस प्रकार से उनकी रणनीति रही, यह पूरा देश जानता था। और जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के लिए वो अब शब्दों का इस्तेमाल करती नहीं, जिस भाषा का इस्तेमाल करती नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ जितने भी उन्होंने बड़े डिसीजन लिए होंगे उन पर लगातार कहीं ना कहीं जांच बैठा सकती है। खासकर इस बात का डर भी अब ममता को लग रहा होगा, और शायद यही कारण होगा कि वो राजभवन जा रही हैं। और लगातार जिस प्रकार से ऐसे हालात बनते हैं, तो यह समझने वाली बात है कि ममता बनर्जी का को रवैया शुरू से ऐसा रहा है। जब याद होगा, जब सीबीआई वहां पहुंचती है तब भी ममता बनर्जी अपना आक्रामक रूप दिखाती हैं, और अब तो सत्ता से बाहर जा रही हैं। तो ऐसे में उनमें घबराहट भी है, और कहीं ना कहीं लगातार देखिए, जब भी वहां चुनाव हुए वहां लोगों को एक बात कही जाती थी कि जितने भी केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये सब चले जाएंगे, उसके बाद हम ही देखेंगे। यह डर पैदा करके रखा गया कई दशकों तक, और यह डर इस बार वहां की जनता ने नकार दिया, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल लगातार वहां न सिर्फ तैनात रहे, बल्कि कई कंपनियां जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भेजी, और अब उन्हीं के हाथों में सत्ता रहकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि वो मैं लौट रही हूँ रवि जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस समय ललन सिंह कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। वो देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। हम मुख्य चुनाव आयुक्त को और पूरे आयोग को इसके लिए बधाई देते हैं कि आपने सब कुछ के बावजूद बंगाल में लोकतंत्र स्थापित किया और निष्पक्ष चुनाव कराया। आपने देखा नहीं, अंतिम समय तक कहां तक लड़ रही थी, कभी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट में बहस करने, कभी चुनाव आयोग में जाके वहां आयोग में आयुक्तों से झगड़ा करके बाहर निकल गई, चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस दिया। ये सारा काम जो कर रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हर बार उनको झटका लगा, इसलिए कि वो गलत काम की ओर जा रही थी, गलत काम कर रही है, उनकी आदी है। तो ममता बनर्जी के कुशासन का, अराजक तत्वों के राज का समापन हुआ और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, प्रजातंत्र स्थापित हुआ। इसके लिए हम पश्चिम बंगाल की जनता को और चुनाव आयोग को बधाई देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देते हुए नजर आए, इलेक्शन कमीशन को बधाई देते हुए नजर आए ललन सिंह। और तस्वीरें भी आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग बीजेपी ऑफिस के अंदर किस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मिठाइयाँ बांटी, डिप्टी सीएम वहाँ पर मौजूद नजर आए और सब मिठाइयाँ बांट कर एक दूसरे को मुबारकबाद देते नजर आए कि ज़बरदस्त जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उतना ही ज़बरदस्त तरीके से उसका रंग भी देखने को मिला है, उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ दोनों खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रवि जी, आपका रुख करते हुए अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। साथ ही साथ सर, आपको क्या लगता है, अब चूंकि देखिए हम कांग्रेस के रोल पर भी बात कर रहे थे, काफ़ी हद तक कांग्रेस पहले ही सरेंडर कर देती है और बंगाल में भी ऐसा ही देखने को मिला। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अमित शाह से लेकर पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के वहां जाकर डेरा डाल सकते हैं, तो बाकी लोगों को कौन रोकता है? राहुल को, सोनिया गांधी को, मैं लौटूंगी सर आपके पास इस सवाल के साथ। इसी बीच बात एक और बड़ी खबर की, 193 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, यानी कि जो रुझान थे वो अब धीरे धीरे नतीजों में बदल रही है, रिजल्ट में, फाइनल आंकड़ों में बदल रही हैं। और इसी कड़ी में ये ताज़ा अपडेट, अब तक 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है और 193 सीटों पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अब तक 7 सीटों पर जीत दर्ज की, 193 सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी आगे चल ही रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे अब ये जो रुझान के आंकड़े हैं ये अब नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए रवि जी, आपका रुख करूंगी। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि अगर बीजेपी अपने पूरे कैडर के साथ किसी भी चुनावी राज्य में जाकर पूरा दमखम दिखा सकती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को कौन रोकता है? कौन मना करता है राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को वहां पर जाने से और इस तरह से अपनी तैयारी को अमलीजामा पहनाने से? क्या सिर्फ अधीर रंजन चौधरी के ऊपर ही सब कुछ छोड़कर फिर हार का ठीकरा भी उन्हीं के ऊपर फोड़ देना सही होगा? सर शिल्पा जी, जब हम भाजपा की बात करते हैं तो कई बड़े चेहरों के आंखें नजरों के सामने आ जाते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, और देश के बड़े बड़े चेहरे आंखों के सामने आते हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपने भी वही नाम दोहराया। अधीर रंजन चौधरी की बात करें तो वो इसे अपने दम पर क्या प्रदर्शन कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अपना तो 100% दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस की जब हम बात करते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कोई तीसरा चेहरा सामने नजर नहीं आता। मतलब एक परिवार की पार्टी बनकर रह जाने की वजह से आज उसका यह असर है कि आज पूरे देश के अंदर लगातार जिस प्रकार से सिमट रही है और कहीं अच्छा प्रदर्शन, बेशक से केरल में उन्होंने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया, उनको इसके लिए बधाई। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर ही पूरे देश के अंदर कहां आखिर आप वोट मांगेंगे? सच्चाई है कि लोग अब कहीं ना कहीं यह समझ चुके हैं कि अब इस पार्टी के अंदर वो दम नहीं रहा जो वो देश की जनता को चाहिए। और एक ऐसा नेता, खासकर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपना परचम फहरा रहे हैं। मतलब आज दुनिया के अंदर जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं वहां भी उनकी नजरें भी भारत के प्रधानमंत्री पर है कि वो शायद हमारे बीच में कहीं ना कहीं सुधार करा सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रधानमंत्री की बात करें या भारत के जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं, उन सब वही 5 और 6 चेहरे एक ऐसे चेहरे हैं जो देश के अंदर सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ, जिन पर ना किसी प्रकार की कोई आंच नहीं है, ना तो किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की आंच है, ना किसी प्रकार की कोई और द्वेष है। तो लोग पसंद करते हैं उनको। शायद यही वजह है कि आज भी उसके पीछे जो अमित शाह की रणनीति है, चुनाव लड़ाने की रणनीति है, वो अपने आप में बहुत कारगर है। जिस प्रदेश में अमित शाह पहुंचते हैं वहां कहीं ना कहीं जीत का सेहरा लेकर ही साबित करते हैं। तो ये अपने अपने बहुत सारे फैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं। और ऐसे तो योगी आदित्यनाथ सरकार का बात समझिए, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के हाथ इंडिया ब्लॉक के चलते वहां बंगाल में बंद गए थे। मैं सवाल का जवाब लूंगी आपसे, लेकिन निशिकांत दुबे इस समय कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनका दो ही उद्देश्य था, 370-35 से खत्म करना, वो खत्म हुआ। और बंगाल जो कि बांग्लादेशियों के गिरफ्त में था उसको मुक्त करना। आज पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिल गई और ये पूरी जीत बंगाल की जनता की जीत है, जिन्होंने कि माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। लेकिन सर, ममता बनर्जी पहुंच गई है स्ट्रांग रूम, वहां पर उनके पहुंचने से कुछ नहीं होता, वो कहीं भी जाएं। वो क्या है कि अपस्ताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, इतना करप्शन, इतना नेपोटिज्म। उनको तो साइनी घोष को जो है काबा और मदीना के बारे में जो है पार्टी से निकालना चाहिए और अभिषेक बनर्जी को करप्शन के लिए निकालना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने इस इलेक्शन में जो शब्दों का प्रयोग किया कि शाम को आइएगा 4 बजे 4 तारीख को सीधे एचएम को चैलेंज करना, वो अच्छा किया। भाषा का मैं आपको बताऊं कि अभिषेक बनर्जी जब अब दिल्ली जाएंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका स्वागत करूंगा। क्या देख रहे हैं सर, टीएमसी का फ्यूचर? टीएमसी खत्म है, जैसे आम आदमी पार्टी खत्म हो गए, टीएमसी के सारे सांसद सादे विधायक
सभी जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उसको लेना है या नहीं लेना है। कह रहे कि भाई जैसे हमने आपको खत्म कर दिया वैसे ही अब टीएमसी भी खत्म हो जाएगी। और ये इशारों में बातों में क्या कह गए रवि अरोड़ा साहब वो कि भाई फिर हमारे पास ही आएंगे घूम फिर कर टूट कर और फिर हम डिसाइड करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना है। जी बिल्कुल, यह सही कहा उन्होंने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऐसा होता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भाजपा वहां पर आने के बाद, देखिए जब सीपीएम रही तो कई दशकों तक वहां पर शासन किया, उसके बाद टीएमसी आई, टीएमसी ने उसी रणनीति पे काम करना शुरू किया। लेकिन भाजपा की रणनीति अलग रहने वाली है, क्योंकि वहां पे विकास की बयार आने वाली है। क्योंकि भाजपा जानती है पश्चिम बंगाल कैलकाटा खासकर जब देश की राजधानी हुआ करता था तो पश्चिम बंगाल क्या था, लेकिन आज उसकी हालत क्या करके रख दी है। लेकिन क्योंकि केंद्र का अगर समर्थन मिलता है, केंद्र के बड़े पैकेज मिलते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर पश्चिम बंगाल को बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर सत्ता आई है तो अब जो वहां पर भाजपा करने जाएगी, मुझे लगता है बड़ी उम्मीदें हैं भाजपा से कि वहां पर जो होने जा रहा है वो आने वाले फ्यूचर को बंगाल के एक नई दिशा और दशा देगा। और तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष सर उसके साथ ये क्या हो रहा है, विपक्ष कहां बचेगा फिर? और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है एक लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उसके लिए भी जनता का समर्थन चाहिए। लेकिन जनता क्यों नकार रही है आखिर विपक्ष को? जनता से इसीलिए नकार रही है क्योंकि ये जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली विपक्षी नेताओं के ऊपर सबसे ज्यादा बनती है। सुशील वकील साहब, आपको क्या लगता है सर? क्योंकि देखिए एक एक करके हम तमाम दलों पर नजर डालें, कांग्रेस पार्टी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी वो लगातार मुश्किलों में घिरी रहती है, बिखर रही है, टूट रही है। इधर ममता बनर्जी का एक गढ़ हुआ करता था, पिछले 15 सालों से उनका किला हुआ करता था, आज वो भी ढह गया। अगर विपक्षी नहीं बचेगा सर तो फिर लोकतंत्र की मजबूती पर कहीं ना कहीं फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा। ये भी सही नहीं है संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से। देखिए शिल्पा जी, 2-3 दशक से पहले जो विपक्ष होता था बड़ा सॉलिड होता था। बिल्कुल, वो विपक्ष सरकार को अंडर सर्वे रखते थे, सरकार कौन सी चीजें अच्छे कर रहे, कौन से बुरे कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे आपने आप पार्टी का जिक्र किया, उनका क्या मंशा था, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दिखाएंगे देश का हम क्या कर रहे हैं, वो चीज कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे थे। ममता जी का भी प्रचार क्या था, पर्सनल अटैक करना उन लोगों ने ज्यादा मुनासिब समझा और इसी ने उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। बिल्कुल, आपने स्टेट का नहीं, आप देखिए ममता जी का करोड़ कितना हुआ था। जो सेंटर की बड़ी बड़ी स्कीम है, चाहे आयुष्मान की स्कीम है, हर गरीब को मिलता है 7 लाख रुपया उसमें ट्रीटमेंट के लिए, महिला को मिलती है 7 लाख के रुपए। और ममता जी ने क्या किया था, अपने गुरूर की वजह से अपने बंगाल के लोगों को वंचित किया था। बिल्कुल, बाकी जो देख लीजिए सेंटर में आ रहा है 8 पे कमीशन, और ममता जी ने अभी तक 7 पे कमीशन भी नहीं लगाया था। जो सरकारी एम्प्लॉयज है उनको अभी तक फेयरनेस अलाउंस नहीं दिया गया, नौकरियों का तो सवाल ही नहीं है। आप देखिए बीजेपी का कितना ये फारसेट है। पहले मोदी जी ने कहा हम 17,000 बहनों को लखपति दीदियां बनाएंगे, गैस चूल्हा मुहैया करेंगे, बिजली जीरो मुहैया करेंगे, 33% जॉब उसमें महिलाओं को आरक्षण देंगे यहाँ की नौकरी में। ये विजन है। और ममता जी ने क्या किया, खाली वो बंगाली अस्मिता करती रही, सिर्फ अपना वो प्रचार करती रही, और बाकी धमकियों का पॉलिटिक्स के बगैर उसने कुछ किया नहीं। और बता दीजिए अगर वो भी सेंटर में काम करती, सेंटर के साथ हाथ मिला के काम करती, आज बंगाल की यानी कि बीजेपी के साथ जिस लड़ाई को ममता बनर्जी अपनी ताकत मानकर चल रही थी कि भाई देखिए बंगाल के लोगों को मैसेज दे रही थी मैं आपके लिए लड़ रही हूं, लेकिन जब केंद्र की योजनाओं को बंगाल में ग्राउंड जीरो पर नहीं दिया गया तो यही उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हमें सीधा सीधा फायदा मिलेगा, और हम क्यों पड़े ममता और मोदी की लड़ाई में। आप देख लीजिए जिस स्टेट में डबल इंजन सरकार चल रही है वो स्टेट कितना आगे जा रहा है। आप देख लीजिए यूपी में जैसे है, यूपी में डबल इंजन सरकार है, ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगी। हाँ सर, रिएक्शन आ रहे सुन लेते हैं। इसके बाद साथ में था, ईडी भी साथ में, सीबीआई सब साथ में था, तो पूरी ताकत के साथ। देखिए, क्या आपकी एएनआई ने ये नहीं दिखाया था कि उनकी शिक्षा मंत्री के घरों में नोटों की पहाड़ मिली थी? उनकी घर छोड़िए, उनकी महिला मित्र के घर में नोटों की पहाड़ मिली थी।
क्या उनकी दर्जन भर एमएलए और मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आरोप नहीं है, प्रमाण आधारित आरोप नहीं है? क्या देश की कानून व्यवस्था काम नहीं करनी चाहिए? बाकी रहा ये लोग सामंतवादी है, वो मानते हैं कि बंगाल हमारी जागीर है। चुनाव आयोग ने बड़े निष्पक्षता के साथ चुनाव किया है, निर्भय से लोग वोट दे उसकी सारे प्रबंधन किया। मैं भारत की चुनाव आयोग का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने अच्छा प्रबंधन के कारण बंगाल जैसे महत्वपूर्ण प्रांत में एक निर्णायक मतदान हो पाई। सर, ये जो आज रिजल्ट आए क्लीन स्वीप, क्या कहेंगे? आ रही है, तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं जश्न मन रहा है तो कहीं बम पटाखे फोड़कर गुलाल के साथ खेलकर होली दिवाली मन रही है। तो देश के कई राज्यों में बीजेपी को मिली भारी सफलता के बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में भी उत्सव का माहौल देखा गया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने यहां लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय पर जाकर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान न्यूज इंडिया ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर से की खास बातचीत, देखिए उन्होंने क्या कहा। देश में कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। ये मैं इस समय लौनी में मौजूद हूँ, गाजियाबाद के लौनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ में हैं। तो बात करते हैं विधायक जी, आज खुशी मनाई जा रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश के जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं अच्छी बढ़त शामिल किया हुई है, क्या क्या हुई उस बारे में? ये अद्भुत है, ऐतिहासिक जीत है। पूरे भारत में आज भगवा लहरा रहा है। इस सनातन की सदी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक करिश्मा है कि आज जहां बंगाल तरस था, हिंदू पलायन कर रहा था, घुसपैठियों ने वहां के स्थानीय लोगों के जमीन मकान कब्जा करने के साथ साथ खुलेआम बलात्कार, डकैती, अपहरण हो रहे थे, वहाँ गाय काटी जाती थी, आज वहाँ रामराज आया है। इसी तरह पांडुचेरी से लेकर के आसाम, तमिलनाडु में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, केरला में बहुत अच्छा वोट बढ़ा है। पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भविष्यवाणी थी, जब इन्होंने मजाक उड़ाया था, वो पूरी करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने पूरे चुनाव को बंगाल में जहाँ कोई सोचता नहीं था वहाँ रिकॉर्ड सफलता दिलाने का श्रेय अगर जाता है तो माननीय गृह मंत्री जी को जाता है। जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पूरे कार्यकर्ताओं में जोश है और यहाँ विधायक नंदकिशोर गुर्जर के कार्यालय पर जमकर ढोल बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और मिठाई खिलाकर यहाँ पर बधाई दी जा रही है। यशपाल के साथ न्यूज इंडिया, लौनी गाजियाबाद। उधर तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही डीएमके एआईएडीएमके की राजनीति के बीच टीवीके ने जिस तरह से अपनी जगह बनाई, उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। विजय की विजय ने सभी को हैरत में डाल दिया है। कैसे हुआ ये, जरा देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्टार से लीडर तक विजय की विजय। विजय वेव, तमिलनाडु में सुपरहिट जीत। तमिलनाडु में उलटफेर, टीवी के नंबर 1 पार्टी। ये सीटी, ये जोश साउथ सुपरस्टार विजय थलापति स्टाइल में है। तमिलनाडु चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1 बन गई।
इन नतीजों से टीवी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। यानी तमिलनाडु में बस एक ही नाम है, विजय। विजय की पार्टी टीवीके का उभार सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं, ये जनता की उम्मीदों की दास्तां है। तमिलनाडु में दशकों से चली आ रही डीएमके एआईएडीएमके की राजनीति के बीच टीवीके ने जिस तरह अपनी जगह बनाई है, उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। We are from Singapore, bro. We are here to celebrate Talapathi's victory. Talapathi's victory. That's it. As a human being, I respect him a lot. He has the guts to fight everyone. You understand? And they try to destroy him, they try to bury him, but end of the day, you know what? He came back stronger than ever to win. Definitely, because he's a young and energetic person, and everyone in Tamil Nadu is expecting that the biggest change through him, and definitely we believe that he can do the best out of among everybody.